अन्य कवियों की बात करें तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के जो अन्य कवि हुए जिन्होंने द्विवेदी युग में अपना स्तंभ स्थापित किया काव्य साहित्य से जुड़ा हुआ, तो उसमें रामनरेश त्रिपाठी, उदय शंकर भट्ट, जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद और रामधारी सिंह दिनकर सभी के नाम उल्लेखनीय हैं। रामनरेश त्रिपाठी की रचनाओं में मानसी, पथिक, स्वप्न आदि खंड काव्य शामिल हैं। पथिक का नायक जन जीवन के वैषम्य को दूर करने के उद्देश्य से राजतंत्र का विरोध करता है और इस काव्य में कवि ने राष्ट्र सेवा का आदर्श स्थापित किया है। उन्होंने स्वप्न के माध्यम से समाज विरोधी शक्तियों के विरुद्ध संघर्ष करने की प्रेरणा दी है। भारत की सांस्कृतिक गुणगाथा की अभिव्यक्ति तक्षशिला उदय शंकर भट्ट का मुख्य उद्देश्य है। जीवन संगीत जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद में सांस्कृतिक गौरव, राष्ट्रीय चेतना और बलिदान की भावना को अभिव्यक्त करने वाली कविताएं संकलित हैं। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा को गति प्रदान करने में राष्ट्रीय मंत्र, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, ज्वाला, केदारनाथ मिश्र प्रभात, कांग्रेस शतक, महेश चंद्र प्रताप आदि कृतियां सभी महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। रूढ़ियों के प्रति विद्रोह, नवयुग की स्फूर्ति और ओजस्विता की दृष्टि से रेणुका, रामधारी सिंह दिनकर की जो कविताएं हैं वो भी अपने आप में श्रेष्ठ हैं, राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत। दिनकर जी मुख्यतः राष्ट्र कवि के रूप में ही उभरे हैं और राष्ट्र में अतीत और वर्तमान के प्रति कवि की जो अनुभूति है वो अत्यधिक सजग रही। अपनी साधना के उच्चतम क्षणों में कवि का व्यक्तित्व राष्ट्र की परिस्थितियों के साथ एकाकार रहा है और इस एकाकारिता को स्वयं दिनकर ने इस प्रकार अभिव्यक्त किया है कि मेरी कविता के भीतर जो अनुभूतियां थी, जिसके अंक में बैठकर मैं रचना कर रहा था, कवि होने का सामर्थ्य शायद मुझ में नहीं, यह क्षमता मुझ में भारतवर्ष का ध्यान करने से जागृत हुई, यह शक्ति मुझ में भारतीय जनता की आकुलता को आत्मसात करने से स्फूर्ति। तो इन सबसे स्पष्ट होता है कि हिंदी के राष्ट्रीय साहित्य में दिनकर की एक विशिष्ट स्थिति है। उन्होंने यथार्थ राष्ट्रीय जीवन की धड़कनों और जीती जागती परिस्थितियों के संदर्भ में कभी अपने राष्ट्रीय आदर्शों को निरपेक्ष नहीं होने। राष्ट्र की हलचलों से दिनकर के राष्ट्रीय उद्गारों का इतना सीधा संबंध है कि इसका एक सर्वेक्षण अनुसंधानकर्ताओं ने किया और उसमें पाया कि ये सत्य है। 1857 से प्रारंभ किया गया राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष अनेक आरोहों अवरोहों से गुजरता हुआ 90 वर्ष की एक लंबी अवधि के पश्चात लाखों बलिदान ग्रहण कर अखंड भारत को खंडित रूप में प्राप्त कर 1947 की 15 अगस्त को परिपूर्ण हुआ। स्वतंत्रता संग्राम में कवियों की वाणी ने जिस ओजस्वी रश्मियों का आलोक फैलाया था, वे ही मंगल गीत रूपी ज्योति से स्वतंत्रता देवी की आरती उतारने लगे। उनके गीत जनतंत्र के विकास और समृद्धि के लिए लिखे जाने लगे। वे अब भारत तक ही सीमित न रहकर विश्व की स्वतंत्रता और उसके कल्याण पर स्वरोच्चार करने लगे। मातृभूमि का प्रेम कवि के साहित्य में इस प्रकार व्याप्त है कि वो व्याप्ति दिनकर की कविताओं को एक मात्र सम्मान, मात्र प्रेम और मात्र सहानुभूति के प्रति आकृष्ट होता हुआ परिलक्षित करती है। मातृभूमि का गान दिनकर की कविताओं में अत्यधिक व्यक्त हुआ है। दिनकर की अधिकांश रचनाओं में मातृभूमि के प्रति प्रेम व्यक्त हुआ है। हिमालय जो भारत माता का किरीट है, कवि ने इसी यति को जानने का आह्वान किया है। मेरे नगपति मेरे विशाल, साकार दिव्य गौरव विराट, पौरुष के पूंजीभूत ज्वाल, मेरी जननी के हिम किरीट, मेरे भारत के दिव्य भाग, मेरे नगपति मेरे विशाल। हिमालय की विशालता एवं गौरव के वर्णन में कवि भारत माता के प्रति अनन्य प्रेम भी अभिव्यक्त करते हैं और साथ ही मातृभूमि को स्वतंत्र प्रेम के दृष्टि से देखते हैं। साथ ही मातृभूमि को स्वतंत्र करने के लिए इस यति को जगाकर
भारतवासियों में स्वतंत्रता की चेतना फूंकने का एक आह्वान करते हैं और कहते हैं, मुझको या मेरे नदीश गिरिबल को नमन करूं मैं, मेरे प्यारे देश देह या मन को नमन करूं मैं। किसको नमन करूं मैं, भारत किसको नमन करूं। तो मातृभूमि की वंदना राष्ट्रीय कवियों की एक प्रमुख प्रवृत्ति रही है और किसको नमन करूं मैं शीर्षक एक दूसरी कविता में कवि ने भारत की वंदना करते हुए उसके माध्यम से भारत की प्राकृतिक सुषमा का एक दिव्य एवं भव्य चित्र उपस्थित किया है। तू तो है भवलोक जहां उन्मुक्त मनुज का मन है, समरसता को लिए प्रवाहित शीत स्निग्ध जीवन है, जहां पहुंच मानते नहीं नर नारी दिग्बंधन को, आत्म रूप देखते प्रेम में भरकर निकली भुवन। कहीं खोज इस रुचिर स्वस्थ पावन को नमन करूं मैं, किसको नमन करूं मैं, भारत किसको नमन करूं मैं। भारत नहीं स्थान का वाचक गुण विशेषता का है, निखिल विश्व को जन्मभूमि वंदना को नमन करूं। तो यहाँ ये बात स्पष्ट करती है कि उक्त पंक्तियों में यद्यपि मातृभूमि की वंदना के उद्गार अंकित हैं, सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिति देखकर कवि के मन में जो उद्वेग उत्पन्न हुआ उसी का सूक्ष्म संकेत इस कविता में किया गया है। कविता की जो पंक्तियां हैं वो कहती हैं कि जहां जनों से ही मनुष्यों को भय है, सबको सबसे त्रास सदा सब पर सबका संशय है, जहां स्नेह के सहज स्रोत से हटे हुए जनगण हैं, झंडों या नारों के बीच बटे हुए जनगण। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि दिनकर जी की मातृभूमि वंदना उनके पूर्ववर्ती या समकालीन कवियों की विशुद्ध वंदना नहीं है, बल्कि उसमें उनकी राष्ट्रीय चेतना ही प्रकट है। वंदना परक कविताओं में वंदना के बहाने कवि ने प्रधानतया राष्ट्रीय भावों की अभिव्यक्ति को ही स्थान दिया है। राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्र का प्रतीक होता है। देश को स्वतंत्रता प्राप्त होने पर कवि ने ध्वज वंदना के भी गीत गाए हैं। कहते हैं कि नमो स्वतंत्र जाति की ध्वजा, नमो 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 अनंत शौकशील शक्ति धारणी प्रणय प्रसारणी, नमो अद्भुत वारणी, नमो मनुष्य की सुभेषणा प्रचारणी, नवीन सूर्य की नई प्रभा, नमो नमो। तो यहाँ पर कवि ने वह अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्रीय ध्वज के प्रति अपनी श्रद्धा सुमन समर्पित किए हैं। और एक स्थल पर और भी कहा है अपने ध्वज के लिए, इसमें गौरव गान भरा है, बल पौरुष बलिदान भरा है, यौवन का अरमान भरा है, उगता हिंदुस्तान हमारा झंडा ऊंचा रहे। तो ये जो काव्यांश है इसमें जो स्वर है वो विशुद्ध वंदना के बदले इसमें राष्ट्रीय भावों की व्यंजना प्रमुख रूप से निहित है और भारत के सौख्यशील शक्ति प्रेम उदारता बलिदान पौरुष आदि गुणों का अंकन विशेष रूप से किया गया है। यहाँ पर यह बात भी परिलक्षित होती है कि मातृभूमि के प्रेम की कविताओं की संख्या दिनकर जी की रचनाओं में सर्वाधिक। दिनकर जी के हृदय में राष्ट्रीय भावना का उदय बड़ी प्रगाढ़ता के साथ, जब वे हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त कर रहे थे तो उनके हृदय में राष्ट्रीय भावना का उदय हुआ। उनके आदर्श के रूप में राष्ट्रीय भावनाएं व्यक्त करने कुछ ऐसे हिंदी कवि हुए जिनमें गुप्त जी हैं, माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान हैं, बालकृष्ण शर्मा नंदी हैं और त्रिपाठी जी हैं। तो इन सब ने मानो एक आदर्श इनके समक्ष उपस्थित किया और उन्होंने कविता के द्वारा अपने ऊपर पड़े हुए जो प्रभाव हैं उसके संबंध में चक्रवाल की भूमिका में ऐसा लिखा है कि जहां तक याद है कविता, जहां तक याद है तो उसमें लिखते हैं कि कविता लिखने की प्रेरणा मुझमें नाटक और राम देखकर उत्पन्न हुई। जब मैं नाटक वालों के मुख से कोई गीत सुनता, दूसरे उसी धुन में एक नया गीत बना होता। यह भी प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति का आसपास का वातावरण है। जब मैं 8-10 साल का रहा होऊंगा, तब कानपुर के प्रताप में एक भारतीय आत्मा की यह कविता छपी जिसमें उन्होंने लोकमान्य तिलक की मृत्यु पर लिखा था। इस कविता का मुझ पर अत्यंत गहरा प्रभाव था। तो दिनकर के व्यक्तित्व पर राष्ट्रीय आंदोलन तथा महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू
जयशंकर प्रकाश नारायण जैसे नेताओं का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है और उनके काव्य में भी ये भावनाएं अभिव्यक्त हुई। उनके काव्य में साम्राज्यवाद और राष्ट्रवाद के भी दर्शन होते हैं। दिनकर के व्यक्तित्व के निर्माण में उनके समकालीन युग की राजनीतिक परिवेश की बहुत बड़ी भूमिका है। दिनकर के कवि जीवन का आरंभ जब होता है जब भारत परतंत्र था और विगत 2 शताब्दियों से उस पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद का अत्यधिक प्रभाव दिखाई दे रहा था और साम्राज्यवादी ब्रिटिश के विरुद्ध आवाज उठाने वालों में दिनकर प्रमुख रहे हैं। देश की विभिन्न राजनीतिक समस्याओं को कविवर दिनकर के सामंजस्यपूर्ण व्यक्तित्व ने आत्मसात कर लिया। साम्राज्यवादी देश दुर्बल देशों पर आक्रमण करके उन देशों की आर्थिक दशा को छिन्न भिन्न कर देते हैं और शासक लोग गुलामी की प्रथा है उस प्रथा को शासन में लाकर शोषित जनता के रक्त को चूसने लगते हैं। प्राचीन काल से ही यह दमन नीति की प्रथा चल रही थी। प्राचीन काल के रोमन साम्राज्य और आधुनिक काल के ब्रिटिश साम्राज्य इसके उदाहरण हैं। इस प्रकार साम्राज्यवाद की नींव अन्याय पर खड़ी हुई। ऐसी परिस्थितियों में शासित लोगों में राजनीतिक चेतना राष्ट्रीय जागरण के रूप में प्रकट होकर देशभक्ति के रूप को धारण कर लेती है। कविवर दिनकर का राजनीति के साथ प्रत्यक्ष संबंध है और उसे उन्होंने अपने व्यक्तित्व का एक अंश बना दिया। राष्ट्रीय आंदोलन का पक्षधर होकर दिनकर ने जनता को साम्राज्यवाद के विरुद्ध क्रांति करने के लिए उद्बोधन देते हुए अपने क्रांति चेता व्यक्तित्व का परिचय दिया। राजनीतिक क्षेत्र के विविध विषयों के विवेचन में कवि दिनकर ने अपनी पैनी अंतर्दृष्टि का परिचय दिया है। ऐतिहासिक क्रांति की ओर संकेत करते हुए वो कहते हैं कि मत खेलो या बेखबरी में जन समुद्र यह नहीं सिंधु है यह अमोघ ज्वाला का जिसमें पढ़कर बड़े बड़े कंगूरे पिघल चुके हैं। लील चुका है यह समुद्र जाने कितने देशों में राजा उनके मुकुट और सपने नेताओं के। तो इस प्रकार कवि पर दिनकर ने समय समय पर अपनी अनेक रचनाओं में साम्राज्यवादी देशों के अत्याचारों तथा उनकी रचनाओं में साम्राज्यवादी देशों के अत्याचारों और उनकी दमन नीति का विरोध किया है। और दिनकर की साम्राज्यवादी विचारधारा में दिखाई पड़ने वाली स्पष्टता से ये भी ज्ञात होता है कि उनके राजनीतिक व्यक्तित्व के निर्माण में उनके समकालीन परिवेश के साथ साथ उनकी राजनीतिक जो ज्ञान है उसका भी योगदान विशेष रहा है। अतीत का गौरवगान भी दिनकर ने किया है। कवि समय पाते ही भारत की सांस्कृतिक गोद में अपनी सुबुध खो बैठते हैं, गत विभूति के साथ भावी की आशा में खो जाते हैं। एक स्थल पर भारत के अतीत गौरव के गायन के चित्रण में कवि के न्याय संगत स्वरूप का वास्तविक स्वरूप का व्यक्तित्व जो है उस रूप में परिलक्षित होता है और वह मिथिला जो जनक और कपिल की जन्मभूमि है, जहाँ की नारी सीता जी हैं और जो विश्व में नारीत्व का आदर्श स्थापित करती हैं, जहाँ विद्यापति के मधुर स्वर गुंजारित होते हैं, आज की पतझड़ उदास कोयल के समान अवसादग्रस्त क्षीण प्रभा और हत आभा होकर खंडर में अपने सुहाग की लाली घूमती है। पैरों पर है पड़ी हुई, कहते हैं कि पैरों पर है पड़ी हुई मिथिला भिखारिणी सुकुमारी, तू पूछ कहाँ उसने खोई अपनी अनंत निधियां से। तो आतुरता से भरी दिनकर की वाणी पहले उन प्रतीकों की ओर मुड़ी जो वर्तमान में भी अतीत की अंगड़ाइयों के लिए खड़े हुए थे, जहां उनकी क्रांति भावना रक्त और अग्नि के प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त हुई है, भौगोलिक देशों के रूप में दिखाई देती है। तो दिनकर के काव्य में जो क्रांति भावना रक्त आदि की अभिव्यक्ति हुई है, जो भौगोलिक देश और अतीत काल के समन्वय से परिवेश के अनुकूल मुखरित होते थे, इनमें सबसे अधिक विशाल एवं गतिशील प्रतीक हिमालय है। भारत की आत्मा के इस प्रहरी से कवि की से जो भारत की दुर्दशा है उसकी कहानी सुनते हैं, उन्हें वह सब कुछ याद आता है जो कभी हमारा था, जो अब हमारा नहीं रहा।
सहसा महाभारत के विजयी पांडव उन्हें याद आते हैं, जिनके पौरुष की कहानी अब भी शीतल हिमशिखरों पर अंकित है। हिमालय में विगलित इन कवियों व्यक्तियों पर अंकित है। हिमालय में जो इन व्यक्तियों के व्यक्तित्व हैं, उनसे पौरुष के प्रति दो व्यक्तियों की वे याचना करते हैं। उन उच्चतर मूल्यों के हिमायती की उन्हें आवश्यकता नहीं, जो दुर्बल के लिए अभिशाप और लांछन बन जाते हैं। वो कहते हैं कि दे रूप युधिष्ठिर को न यहाँ, जाने दो उनका धीर, पर फिरे हमें गांडीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीम। मतलब उन्हें अर्जुन और भीम चाहिए। तो अतीत का चित्रण हिमालय काव्य में बड़े ही सुंदर रूप में कवि ने अभिव्यक्त किया है। कवि उस गौरवशाली अतीत की स्मृति बार बार उद्वेलित कर देता है, या वो स्मृतियां उसे बार बार उद्वेलित कर देती हैं, जिसमें देश, कला, कारीगरी, वाणिज्य और सभी में चरम शिखर पर एक वेदना व्याप्त है। जगती पर छाया करती थी कभी हमारी भुजा विशाल, बार बार झुकते थे पद पर ग्रीक यवन के उन्नत भाग। विजयी चंद्रगुप्त के पद पर सेल्यूकस की वह मनोहार, तुझे याद है देवी मगध का वह विराट उज्ज्वल शिखर। तो अतीत का स्मरण करते समय कभी कभी बड़ा निराश और दुखी लगता है। वर्तमान के वातायन से जब वह अतीत को देखता है तो उसे यूं स्थिति प्रस्फुटित होती हुई दिखाई देती है, जो स्थायी न रहकर क्रांति में परिवर्तित हो जाती है। दिनकर की रचनाओं में अतीत का जो चित्रण हुआ है, वह देश के नव जवानों में प्रेरणा का दीप जलाता रहा। कवि दिनकर भारत के अतीत गौरव का गायन करते हुए देश की वर्तमान दुर्दशा पर वेदना को अभिव्यक्त करते हैं। कवि का हृदय वास्तव में देश कल्याण का आकांक्षी है, और इसी कारण से ही कवि देश के अतीत वैभव की ओर एक बार सभी की दृष्टि आकर्षित कर पुनः उसे प्राप्त करने की प्रेरणा देते हैं। मिथिला में भारत के ऐतिहासिक गौरव और वर्तमान वैषम्य का चित्रण हुआ है। कवि कहते हैं कि खंडहर में खोज रही अपने उजड़े सुहाग की हूँ लाली, मैं जनक कपिल की पूर्ण जननी, मेरे पुत्रों को महाज्ञान, मेरी सीता ने दिया विश्व की रमणी को आदेश दान। तो दिनकर की रचनाओं में अनेक उनके व्यक्तित्व का प्रकाशन उनकी अतीत संबंधी कविताओं द्वारा होता है। वे राष्ट्रीय भावना के उत्कृष्टतम गायक रहे। दिनकर में भारत के अतीत के प्रति इतना मोह है कि वह पग पग पर पीछे मुड़कर उसे देखते हैं। जिस तरह भारतीय संस्कृति की आत्मा अपने अतीत से सशक्त एवं परिष्कृत है, उसी प्रकार कवि की काव्य आत्मा इतिहास के निर्झर से परम सौंदर्य लेकर आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है। प्रिय दर्शन इतिहास कंठ में आज धनित वो काव्य बने, वर्तमान की चित्रपटी पर भूतकाल संभाव्य बने। तो स्पष्ट रूप से उन्होंने यहाँ कह दिया है। तो इस प्रकार उनके काव्य में अतीत का गौरवगान है। अखंड भारत की कल्पना उनके काव्य में दिखाई देती है। सामधेनी में कवि भारत माँ की दो संतानों को लड़ते हुए देखकर कराह उठते हैं और कहते हैं कि नौ आखली और बिहार के सांप्रदायिक दंगे जो है, उन यहाँ पर उनकी बात कर रहे हैं और एकता का समर्थन कर रहे हैं और कहते हैं कि जलते हैं हिंदू मुस्लिम, भारत की आंखें जलती हैं, आने वाली आजादी की लौ दोनों पाखें जलती हैं, लाठी खाकर भारत माता बेहोश हुई जाती है। तो ये जो कविताएं हैं, ये जो परस्पर संघर्ष है, उस संघर्ष को समाप्त करने के लिए मानो उन्होंने लिखी है, और राष्ट्रपिता का व्यापक दृष्टिकोण इनमें दिखाई देता है। स्वतंत्रता के पूर्व कवि जिस लक्ष्य को लेकर क्रांति की गूंज के स्वर सुना रहा था, वह लक्ष्य मानो पूरा हुआ। देश के प्रेम के नाम पर अहंकार और अभिमान की ज्वाला धधक उठती है, परंतु जब देश स्वतंत्र हो जाता है तो ये सारी भावनाएं स्वतः खत्म हो जाती हैं। कवि दिनकर स्वतंत्रता से पूर्व जिस राष्ट्रीयता की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते थे, अस्वस्थ दृष्टिकोण बाद में बना लिया। कवि भारत ही नहीं, समस्त एशिया की पावन धाराओं को एक होते हुए देखने की कल्पना करते हैं। हिमालय का संदेश काव्य में वह विश्व का दृष्टिकोण अभिव्यक्त करते हैं। स्वदेशी आंदोलन उनके काव्य में देखने के लिए मिलता है। बंग भंग के फलस्वरूप जब देश में स्वदेशी आंदोलन का सूत्रपात हो गया, तब कवियों ने उसके समर्थन में स्वदेशी के प्रति अनुराग की भावना उत्तेजित करने में एक योगदान दिया। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने विदेशी वस्त्रों को त्यागने का संदेश दिया कि विदेशी वस्त्र हमें क्यों ले रहे हैं,
वृथा धन देश का तुम दे रहे हैं, न सूझे हैं और रे भारत भिखारी, गई हाय तेरी बुद्धि मारी, विदेशी वस्त्रों को स्वीकार कीजिए, विजय विनय इतना हमारा मान लीजिए, शपथ करके विदेशी वस्त्र त्यागो, न जाओ पास उससे दूर भागो। तो यहाँ महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने भारत के प्रत्येक व्यक्ति के प्रति ये बात कही है। उन्होंने भारत के लिए नहीं, भारत में व्याप्त उनके जो भारत शब्द यहाँ पर उन्होंने प्रयोग किया है, तो भारत से तात्पर्य उन भारतीयों से है जो भारतीय विदेशी वस्त्रों की ओर भाग रहे हैं, धन देश को दे दूसरे देशों को दे रहे हैं। तो उनसे कह रहे हैं कि हे भारतीयों, तुम अपने देश की ओर दौड़ो, क्या तुम्हारी बुद्धि मारी गई है? क्या तुम अपनी सोच से, अपने विचारों से इतने विकसित हो गए हो कि तुम अपने देश की संस्कृति, अपने देश की धरोहर, अपने देश की प्रेम महिमा, जो गौरव है, गरिमा है, उसका मान नहीं रख सकते? तो स्वदेश को स्वीकारो, स्वदेशी को स्वीकारो, विदेशी का बहिष्कार करो। तो इस भाव में उन्होंने यहाँ पर ये बात कही है। तो इस प्रकार जो विदेशी माला के प्रति हमारे अनुचित मोह पर राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त भी अपनी वाणी प्रकट करते हैं कि यदि हम विदेशी माल से मुंह तोड़ मोड़ सकते हैं नहीं, तो हाय उसका मुंह भी क्या छोड़ सकते हैं? क्या बंधुओं के हित तनिक भी त्याग कर सकते नहीं, निज देश पर क्या अल्प भी अनुराग कर सकते नहीं? तो गुप्त जी की ये पंक्तियां भी इसी भाव को अभिव्यक्त करती हैं। और गुप्त जी केवल विदेशी वस्तुओं के प्रति हमारे मोह पर शुद्ध नहीं थे, बल्कि वेशभूषा है, रहन सहन है, उनकी नकल करना है, सबसे वो बेचैन होते थे। और देशवासियों को स्वदेशी वस्तुओं की आवश्यकता और महत्व समझाते हुए कहते हैं गुप्त जी कि केवल विदेशी वस्तु ही क्यों, अब स्वदेशी है कहाँ, वह वेशभूषा और भाषा सब विदेशी है। गुणमाता छोड़ विदेशियों के, हम उन्हीं में सन गए, कैसी नकल की वाह, हम नक्कल पूरे बन गए। तो ये विदेशी वस्तुओं के त्याग के लिए तो रामचंद्र उपाध्याय जी भी अपनी वाणी से कहते हैं कि परित्याग आवश्यक समझते हैं, विदेश की वस्तु विभव रहे नहीं, न देश में दैन्य दशा रहे कहीं। तो ये जो राष्ट्रीयता की भावना है, ये एक एक कवि के स्वर में निहित है, क्रांति की चेतना है और विद्रोह है, आक्रोश है। रेणुका के मंगल आवाहन प्रारंभिक काव्य में वह श्रृंगी फूंककर सोए प्राणों को जगाते हैं। दो आदेश फूंक दो श्रृंगी, उठे प्रभाती रहा महान, तीनों काल बने घोषण में, जागे सुरत भवन के। तो कवि ने स्थल स्थल पर अपनी भारतीयता को, अपने राष्ट्रीयता को, अपने राष्ट्रीय प्रेम को उजागर किया है, अभिव्यक्त किया है। और ऐसी ध्वनि में क्रांति के स्वर गुंजायमान किए हैं जो एक एक हृदय को अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित करने वाली है। ऐसी ही क्रांति की भावना प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि नए युग की भवानी आ गई, बेला प्रलय की दिगंबरी, बोल अंबर में किरण का तार बोला। तो जो दिनकर जी के भाव हैं, उनकी जो कविताएं हैं और उनका जो संपूर्ण साहित्य है, वो मुख्य रूप से देश प्रेम की भावनाओं से, राष्ट्रीयता से, सांस्कृतिक चेतना से, मानवीयता से, इन सबसे ओतप्रोत है। और इस प्रकार द्विवेदी युग के जितने कवि हैं, उन सबका, कृतियों का राष्ट्रीयता की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। इस अध्याय को अगर हम एक सार के रूप में बांधें तो मैथिली शरण गुप्त, जो कि राष्ट्र कवि के रूप में सम्मानित हुए हैं, उन्होंने काव्य क्षेत्र में द्विवेदी युग और उसके बाद लंबे समय तक सामाजिक और राष्ट्रीय चेतना से संपन्न कृतियों का सृजन किया। उनकी काव्य कृतियों में जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी और साकेत जैसी अनेक कालजयी रचनाएं शामिल हैं। द्विवेदी युग में हिंदी में राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा का उदय हुआ, जिसका प्रवाह आगे छायावाद और प्रगतिवाद युग तक अबाध रूप से चलता रहा है। और गुप्त जी के अतिरिक्त इस काव्यधारा को पुष्ट बनाने में चाहे माखनलाल चतुर्वेदी हों, सियाराम शरण गुप्त हों, बालकृष्ण शर्मा नवीन हों, सुभद्रा कुमारी चौहान हों,
रामधारी सिंह दिनकर हों, इन सरी के नाम नरेश त्रिपाठी हों, इन सरी के रचनाकारों का योगदान विशेष स्मरणीय है और मैथिली शरण गुप्त ने द्विवेदी युग के खड़ी बोली काव्य को उत्कर्ष पर पहुंचाया है और आगे भी आजीवन सत्य सृजन द्वारा हिंदी कविता को उन्होंने समृद्ध किया है। मैथिली शरण गुप्त के काव्य में राष्ट्रीयता, मानवतावाद, स्त्री सशक्तिकरण और राम भक्ति के स्वर दिखाई देते हैं, सुनाई देते हैं। हिंदी की राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा द्विवेदी युग और छायावाद व्यक्तिवाद युग में अपनी मुखर अभिव्यक्ति के कारण विशेष ध्यान आकर्षित करती है। राष्ट्रीय संस्कृति कविता में जन जागरण, भारत का गौरवशाली अतीत, पराधीनता की पीड़ा, बलिदान की भावना और महात्मा गांधी के नायकत्व की प्रतिष्ठा पूर्ण रूपेण दिखाई देती है और राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता में उस युग के प्रमुख द्वंद्व के रूप में हिंसा मार्ग और अहिंसा मार्ग की टकराहट भी सुनाई पड़ती है। तो इस प्रकार जो द्विवेदी युग है उसमें एक राष्ट्र कवि के रूप में मैथिली शरण गुप्त जी का अपना अविस्मरणीय स्थान है, अविस्मरणीय योगदान है और इसके अतिरिक्त जितने भी कवि हुए हैं जो द्विवेदी युग से आगे भी चलकर जिन्होंने छायावाद तक अपनी कविताएं लिखी हैं, प्रगतिवाद युग तक इस सांस्कृतिक राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना को अस्तित्व प्रदान किया है, वो सारे ही कवि हिंदी साहित्य जगत में विशेष स्मृति के पात्र हैं जिन्होंने देश की रग रग में राष्ट्रीयता की भावना भर दी और राष्ट्र को दिलाने के जज्बे से मुक्त कर तो ये जो संपूर्ण द्विवेदी युगीन साहित्य है ये राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत साहित्य है, सांस्कृतिक चेतना से ओतप्रोत साहित्य है, ये नारी शक्ति की चेतनाओं से ओतप्रोत साहित्य है। ये जो साहित्य है ये वास्तव में हिंदी साहित्य जगत का एक हीरक मणि है, एक वैशिष्ट्य है, एक सौंदर्य है, एक शक्ति है। धन्यवाद।